नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के बीच में मुख्यमंत्री योगी ने त्योहार पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में भी समन्वय बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के मौके पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुचारू रखें, कहीं पर भी अनावश्यक कटौती न हो। इसके साथ ही उनका निर्देश है कि सभी धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, पेयजल आदि के प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों की दिल्ली यात्रा के दौरान मेरी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री के साथ बिजली आपूर्ति के संबंध में सकारात्मक बातचीत हुई। तीनों माननीय मंत्रीगणों ने पुनः सहयोग का आश्वासन दिया। लखनऊ में सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने 6,800 पदों पर नियुक्ति की मांग की। बिजनौर में अवैध कॉलोनी के निर्माण पर फिर बाबा का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने नक्शा पास से अधिक पर बनी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गौशाला और कांशीराम आवास का निरीक्षण किया है। डीएम को फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें मकान दिया जा सके। मिर्जापुर में हिस्ट्री शीटरों के घर पर बुलडोजर चलने की चेतावनी के बाद मिर्जापुर के शहर कोतवाली में 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। अपराधियों ने आगे से अपराध न करने की बात कही। हाथरस के जिला बागला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीज से अभद्रता की। जांच कराने आए मरीजों को आए दिन रेडियोलॉजिस्ट के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के हर जिलों को बेहतर बनाने का प्रयास यूपी सरकार कर रही है। सीएम योगी के मंत्रिमंडल के मंत्रियों को कार्य की रिपोर्ट दिखाने के लिए 100 दिन का वक्त दिया है। फर्रुखाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में गाली गलौज करने से मना करने पर दबंगों ने छात्र के साथ जमकर मारपीट की। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कॉलेज परिसर से बाहर का मामला कहकर पल्ला झाड़ दिया। प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसके तहत माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम की अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए टीम ने 25 बीघा प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। हरदोई में पुलिस ने डी फार्मा छात्र की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक के चचेरे, मामा मामी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोग अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आगरा ग्वालियर हाईवे में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाराबंकी में जिला पूर्ति कार्यालय से डीएसओ ने जनपद वासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 मई तक अपात्र लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रायबरेली में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की चपेट से ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने महिला के ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। अयोध्या के रोनाही पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 क्विंटल 70 किलो गांजा बरामद किया है। लखनऊ में सीतापुर बाईपास के पास कूड़े के ढेर में आग लग गई। प्लॉट के पास रह रही महिला ने आग पर काबू पाया। मिर्जापुर के कोतवाली पुलिस ने साड़ी बेचने के बहाने मोहल्लों में रेकी और टप्पेबाजी करने वाले 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रदेश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे। आपको बता दें कि पलटन बाजार में 35, मसूरी में 13 और विकासनगर में 15 लोगों के चालान काटे गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ये यात्रा की व्यवस्था पहले 45 दिन के लिए बनाई गई है। 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या मंदिर समिति की ओर से निर्धारित की गई है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए हर दिन 15,000 यात्री दर्शन करेंगे। वहीं केदारनाथ के दर्शन के लिए हर दिन 12,000 यात्री दर्शन करेंगे। इसके अलावा गंगोत्री में 7,000 यात्री एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, जबकि एक दिन में यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। 3 मई को अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि इस साल 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमीरपुर जिले में 12 साल पहले पति पत्नी और 4 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या के मामले में अदालत ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है और सभी पर 10-10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाए हैं। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने दिया।
पुराने लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान गंदगी को देखकर मंत्री जी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं और जमकर फटकार लगाई है। लखीमपुर में एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की जगह स्वास्थ्य कर्मियों ने रेबीज का टीका लगा दिया, जिसके बाद युवक ने पुलिस समेत अधिकारियों को इसकी शिकायत की। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव बजौता में स्कूल से घर जाते समय गायब हुए बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही उनका अपहरण करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी के कुशी ताली गांव के पास रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में 30 साल के युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस पर पैर में गोली लगने से 25,000 के नामी नेपाली बदमाश घायल हो गया। नेपाली बदमाश साड़ी व्यापारी के घर में हुई लाखों की चोरी में मास्टरमाइंड था। उसी ने 10 लाख में सौदा तय कर अपने साथी से घटना करवाई थी। बिजनौर के कोटरा इलाके में पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। हत्या की शिकायत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही गांव के 3 घरों को निशाना बना लिया। चोर लाखों रुपए का सामान और नगद लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर नाकामी के आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी के गांव कड़िया में मुहाना नदी में 3 किशोर डूब गए। तीनों किशोरों को ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिनमें से एक किशोर की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों का इलाज जारी है। अमेठी में अवैध विद्यालयों के खिलाफ बीएसए ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 63 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए और सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस भेज निर्देश दिए और कहा कि जल्द प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाए। गोंडा के आदमपुर में कुछ दबंग बदमाशों ने प्रधान प्रतिनिधि पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फतेहपुर में पति के अवैध संबंध से अजीज आकर महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। आगरा में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला। प्रशासन ने कस्बा बाह बाजार में दुकानों और मकानों के सामने अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शहर में बीते 24 घंटे में 55 नए मामले देखने को मिले हैं। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या 338 पहुंच गई है। बांदा के सर्किट हाउस में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को कीड़े ने काट लिया। राज्य मंत्री को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिन्हें 3 घंटे के उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अलीगढ़ के लॉज में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतक ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं में संतोष सिंह तिराहे पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट से कई दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। एटा में पुलिस ने 30 साल बाद वांटेड रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से भेष बदल कर रह रहा था। आरोपी ने 32 साल पहले रेप की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार ने एटा पुलिस का धन्यवाद किया है। एटा में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। परिजन 3 दिनों से मृतक महिला के पेट दर्द का इलाज झोलाछाप डॉक्टर से करा रहे थे। गंभीर हालत में झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को रेफर किया, जहां सीएचसी पर तैनात डॉक्टरों ने महिला को मृतक घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ के गांव रामनगर में 3 दिन से लापता युवक का शव गांव के तालाब में तैरता मिला है। लोगों का कहना है कि मृतक युवक नशे का आदी था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद के चलते युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने पड़ोसी ताऊ पर आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लिया है। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हापुड़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर गहरा शोक जताया है। वहीं घटना की चपेट में आए लोगों को उपचार के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देशित किए गए हैं।
चलिए कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ा है। उत्तर भारत में आने वाले 7 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ऐसा अनुमान है मौसम विशेषज्ञों का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में लू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान ने 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी व्यक्त की हैं। मौसम विज्ञान ने आगामी 5 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में लू का प्रकोप जारी होने की संभावनाएं जताई है। मौसम विज्ञान का अनुमान है कि इन दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं ताजनगरी आगरा की बात करें तो यहां मार्च से ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और अप्रैल खत्म होते होते तापमान 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। आगरा में बढ़ती गर्मी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। चिकित्सकों ने गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। इस बार उत्तर भारत में गर्मी अपने शबाब पर दिखाई दे रही है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च से ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ताजनगरी आगरा में भी अप्रैल आते आते 46 का तापमान रिकॉर्ड कर चुका है। 2 दिन पहले आगरा में इतिहास दर्ज किया गया कि पहली बार 40.6 के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। और आज हम बात करें शनिवार की तो इस समय 43 डिग्री टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और अभी लगभग 12 बजे है। ये हालात आगरा में नियमित रूप से दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि काम होने पर ही लोग, आवश्यक काम होने पर ही लोग बाहर निकले, अन्यथा उनको डिहाइड्रेशन और तमाम रोगों से ग्रसित होना पड़ सकता है। यही कारण है कि लोग भी बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा बताता है कि लोग कितने आगरा की प्रचंड गर्मी से भयभीत हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस और नारियल का पानी का सेवन कर रहे हैं। और डॉक्टरों का भी ये कहना है कि डिहाइड्रेशन से और गर्मी से बचने के लिए लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। तो कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा में आने वाले दिन और भी कष्टदायी हो सकते हैं। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। इधर यूपी में दिन पर दिन बिजली का संकट गहराता जा रहा है। सबसे ज्यादा अघोषित बिजली कटौती गांव में हो रही है। यूपी में तकनीकी खराबी से कई बिजली उत्पादन कंपनियां बंद हो चुकी है। वहीं यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि बिजली का जो संकट है वो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी अघोषित बिजली कटौती हो रही है। प्रदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 3615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के बंद होने से संकट और गहरा गया है। बिजली का उत्पादन कम होने के पीछे एक बड़ी वजह कोयले की कमी बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य विद्युत परिषद का कहना है कि कोयले की कमी ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। प्रदेश के बिजली घरों के लिए रोजाना 87,900 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, जबकि आपूर्ति 61,000 मीट्रिक टन की ही हो पा रही है। मतलब साफ है कि 26,900 मीट्रिक टन कोयले की कमी है, जो कि जरूरत के लगभग 30% से कम है। इस समय प्रतिदिन 23,000 मेगावाट का खर्च है। पिछले सालों की अपेक्षा रेलवे रैक में कमी है। विदेश से भी कोयला खरीदने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने निर्देश दिए हैं। वहीं महंगे विदेशी कोयले की वजह से बिजली महंगी हो सकती है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन 97,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, जिससे कि माना जा रहा है कि यूपी में बिजली संकट गहरा सकता है। बिजली संकट से इन दिनों करीब 23,000 मेगावाट बिजली का खर्च हर दिन आ रहा है, जिससे कई बिजली उत्पादन कंपनियां बंद हो गई हैं। प्रदेश में कोयले की कमी है। रेलवे कोयला समय पर नहीं पहुंचा पा रहा है। वर्तमान में जो कोयला मिल रहा है कोल खदानों से वो 61,300 मीट्रिक टन है। लगभग 30% कोयले की कमी है। इसकी वजह से अब 30% कोयले की कमी रहेगी तो निश्चित तौर पर पावर हाउस सही तरीके से नहीं चल पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रेलवे सबसे की रैक होनी चाहिए, रैक जिससे कोयला आता है उससे कोयला नहीं आ पा रहा है। अब जब कोयला सही मात्रा में यहाँ आ नहीं पाएगा तो निश्चित तौर पर पावर संकट आएगा। और जो केंद्रीय सेक्टर की भी बिजली पहले लगभग गर्मी में 8,000 तक मिल जाती थी, अब 7,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं मिल पा रही। उधर अघोषित बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। सपा ने लिखा है कि बिजली तक नहीं दे पा रही डबल इंजन सरकार, समूचे यूपी में मचा हाहाकार।
अघोषित बिजली कटौती और भीषण गर्मी के बीच झुलस रही जनता पूछती है सवाल, 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाले कहां हो गए गुल। सूत्रों के मुताबिक यूपी में गर्मी के चलते बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले 38 साल में पहली बार अप्रैल माह में यूपी में बिजली की इतनी मांग सामने आई। गहराते बिजली संकट के बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जनता से बिजली बचाने की अपील की। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने ट्रकों से कोयला लाने का फैसला लिया है। हर साल गर्मी के महीने में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समय रहते कोयले का भंडारण क्यों नहीं किया गया। लखनऊ से अनूप कुमार सिंह और डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसे लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार चारधाम को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर रही है, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हो चुका है। इस दौरान प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। मंगलवार 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए गुजरात से आए यात्रियों का पहला जत्था आज हरिद्वार के माया देवी मंदिर प्रांगण से रवाना हुआ। चारधाम को जाने वाले पहले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं, जो चारधाम यात्रा में प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे गुजरात के यात्री हितेश भाई जोशी का कहना है कि वो और उनका परिवार चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए, यहाँ की व्यवस्थाएं काफी बेहतर है और चारधाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चारधाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए। वहीं इस अवसर पर ट्रेवल्स व्यवसायी अभिषेक आलूवालिया ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने भ्रम की स्थिति को साफ करते हुए RT-PCR टेस्ट की बाध्यता को समाप्त करते हुए आने वाले यात्रियों की परेशानियों को समाप्त किया है, लेकिन वो प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को थोड़ा सरल करने की भी मांग कर रहे हैं। विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। यात्री बेफिक्र होकर चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं आए हैं और उनके हाथों से हम लोग आज ये चारधाम यात्रा का जो पहला जत्था हरिद्वार से है वो रवाना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होंगी और यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, और वो आज परिलक्षित भी हो रहा है। पूरी तरीके से बगैर किसी बाधा के, बिना किसी विषय के, किसी परेशानी के यहाँ से हमारा ये जत्था जो है वो आज रवाना हो रहा है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुँचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगी और यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ख्याल रखेगी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हो, इसके लिए हर रोज मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं।
बता दें कि 4 धाम यात्रा का आगाज 3 मई को होना है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 15 मार्च से ही शुरू हो गई है। इस बार 1.5 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों ने एडवांस में फोटो पंजीकरण कराया है, जबकि 2019 में इनकी संख्या मात्र 390 थी। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक ही ये तेज उछाल शुभ संकेत है। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो अलीगढ़ से है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने राहगीरों को रौंदा है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हुई है। आक्रोशित लोगों ने ट्रक समेत ड्राइवर को पकड़ा है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। कुआरसी थाना के नगला पटवारी की घटना बताई जा रही है। तो अलीगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस ट्रक ने कई लोगों को रौंदा है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुआरसी थाना के नगला पटवारी की घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता ZA खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस घटनाक्रम से जुड़ी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ के नगला पटवारी रोड बाईपास रोड है, वहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों को रौंद दिया, जहां पर लगभग 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, 1 दर्जन के लगभग। जी, घायलों की हालत तभी कैसी बनी हुई है? पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, क्योंकि ड्राइवर को भी पकड़ा गया है, तो उसके खिलाफ कोई FIR अब तक? हाँ, राहगीरों को वहाँ पे जो मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायलों को जो है जिला अस्पताल और मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है, जहां उनको उपचार चल रहा है। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से ये बड़ी खबर है। आक्रोशित लोगों ने ट्रक समेत ड्राइवर को पकड़ा है। आपको बता दें कि दरअसल ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। और अलीगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। अनियंत्रित ट्रक ने राहगीरों को रौंदा है। आक्रोशित लोगों ने ट्रक समेत ड्राइवर को पकड़ा है। जैद अभी जानकारी भी दे रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि फिलहाल पुलिस ने FIR किया है और जो आरोपी है, लोगों ने जिस आरोपी को पकड़ा है, ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है, उसके खिलाफ पुलिस अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता TV। नमस्कार।